दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी जो हमारा पड़ोसी देश है ना, इसमें बहुत भारी जन आंदोलन चल रहा है और ये जन आंदोलन इतना बड़ा है कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देश छोड़ के जाना पड़ गया। और यही नहीं, वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। और ये बात उठी थी कि वहाँ के राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और खुद को जैन जी कहने वाले जो युवा हैं उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। और इसके बाद में अगर जैसे सब लोग कह रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि ये स्वस्फूर्त आंदोलन है, ऐसी परिस्थितियां बता रही है। लेकिन अगर इनकी परिस्थितियों को बहुत गहराई से अगर आप स्टडी करेंगे ना, तो ये मानना मुश्किल कर देगा कि ये स्वस्फूर्त आंदोलन है। अगर इसकी बातों को ध्यान दिया जाए तो ये आंदोलन में सबसे पहली बात भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन निकला था। प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार ही था, और जिसमें इन्होंने नेप्टो बेबी करके मतलब एक प्रतीक चिन्ह बनाया। और ये उनका इसमें कहना था कि कभी भी नेताओं के बच्चे को ही स्पेशल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नेता अय्याशी कर रहे हैं और उनके बच्चे भी अय्याशी कर रहे हैं और देश की जनता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तो उनका मुद्दा एकदम सही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार इस्तीफा दे, और तो और उसके बाद सरकार ने उनके पूरे टिकटॉक छोड़ के सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सभी प्रकार के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, उस पर बैन भी लग गया था। तो ये बैन भी हटाने को लेकर आंदोलन था, ये भी सही है। अब इसके बाद में अपने अधिकारों, रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन था, महंगाई को लेकर आंदोलन था, जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया, इसको लेकर आंदोलन था, वहां तक भी सही है। लेकिन जब इस आंदोलन के दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया जाता है तो इस आंदोलन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग पत्नी को जिंदा जला दिया गया। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस आंदोलन में संसद भवन को आग लगा दिया गया, वहां के सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया गया और वहां के न्यायाधीशों को पीटा गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। तो ये जो संसद को आग लगा रहे हैं, ये वहां के आंदोलन करने वाले को पता है कि नहीं है कि संसद जो बना है वो कोई नेता, कोई दूसरा नेता गिफ्ट नहीं दिया है, या कोई वो नेता का बपौती नहीं था। वो संसद नेपाल के लोगों की गाढ़ी पसीने की कमाई थी। और जितना नुकसान हुआ वो संसद को पूरा नुकसान हो गया है इस आंदोलन के नाम पर जो किया गया है। उसके बाद इसकी भरपाई कौन करेगा? जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार आएगा तो इसकी भरपाई वहां की जनता का टैक्स बढ़ाकर ही करेगा। यही बात हुआ कि आंदोलन के समय जो खर्चा हुआ, तो इस तरीके से नेपाल का बेरोजगारी बढ़ा है, या नेपाल में महंगाई बढ़ेगा या घटेगा, या नेपाल के लोगों को फायदा होगा या घाटा होगा, ये भी समझ से परे है। तो अभी भूतपूर्व डिप्टी पीएम ना रवि लामिछाले, वो अभी वहां भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थे। तो अब उनको भी उस जेल से छुड़ा लिया गया। और यही नहीं, 1500 वहां के कैदियों को भी जेल से छुड़ा लिया गया। अब एक भ्रष्ट व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद है, उनको आप छुड़ा कर क्या मैसेज देना चाह रहे हो? ये कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ किया गया आंदोलन है? महंगाई तक ठीक था, ये सब ठीक था। अब उसके बाद और अगर बात करूं तो वहां के पशुपतिनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये कौन सा आंदोलन का हिस्सा था भाई? पशुपतिनाथ मंदिर से पर्यटन बढ़ता है, लोगों की आस्था है और इससे देश का विकास होता है। अब उसको तोड़कर आप कौन सा मतलब भ्रष्टाचार पर प्रहार कर दिए, या देश का विकास को आप और बढ़ा दिए? तो ये सब देखकर ऐसा जरूर लगता है कि ये जो आंदोलन था किसी बाहरी शक्तियों के हाथों से ही कंट्रोल था और कहीं बाहरी फंडिंग से ही किया गया था। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन के लिए जब तक तारतम्यता न हो और बाहरी फंडिंग न हो तब तक होना मुश्किल है। अब यहां पर एक गलती हुई थी वहां के प्रधानमंत्री से कि वहां के आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चला दिया। ठीक है, गोली चलाया, आप उनके पीछे मतलब गोली चलाया, ठीक नहीं बोल रहा हूं, आप वो गोली चलाने के विरोध में आप आंदोलन किए, वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए, सब इस्तीफा दे दिए। अब तो शांत हो जाइए और अब नए सरकार के गठन की बात करिए। लेकिन नहीं, ये आंदोलन बढ़ते ही चल गया। अब थोड़ा सा कुछ ऐसी घटनाक्रम पर मैं आप लोग को लेकर जाऊंगा ना, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि ये जो आंदोलन था निश्चित तौर पर विदेशी फंडिंग से हो ही रहा था, इसमें विदेशी फंडिंग थी। और तो और ये जो स्वस्फूर्त आंदोलन तो कम से कम पूरी तरीके से नहीं था। अगर अभी से विश्व के 15 साल पहले के घटनाक्रम में जाए ना, तो ट्यूनीशिया में एक रेहड़ी पट्टी लगाने वाले व्यक्ति
ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली और ये बोलते हुए आत्महत्या किया कि सरकार मुझे परेशान कर रही है। अब इसको लेकर ट्यूनीशिया में पूरा आग लगा दिया गया, वहां का सत्ता परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद ये आग मिस्र पहुंची और मिस्र के बाद ये आग लीबिया पहुंची और ये फैलते फैलते पूरे देश में फैलने लग गई। और अगर कुछ साल पहले, लगभग 5 साल पहले तक हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो ये आग श्रीलंका में गई। श्रीलंका में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से श्रीलंका के संसद में लोग घुस गए और पूरे संसद को तहस नहस कर दिए और वहां के प्रधानमंत्री को भी वहां से भागना पड़ा। अब उसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को भी ऐसी चुनी गई सरकार को ये आंदोलन के नाम पर बर्खास्त कर दिया गया। और यही नहीं, अब इसके बाद म्यांमार की सरकार के साथ भी यही हुआ और बांग्लादेश की सरकार, जो शेख हसीना की सरकार थी, जो निर्वाचित सरकार थी, उसको भी ये छात्रों के बहाने, छात्रों के कंधे पर, इन युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया और वहां पर शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सीधे सीधे वहां से बर्खास्त कर दिया गया और शेख हसीना को वहां से भारत में शरण लेनी पड़ी। तो और उसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस, जिनका जन समर्थन से कोई लेना देना नहीं था, वहां उसे बैठा दिया गया। अब इसके बाद में यही घटना नेपाल में दोहराई जा रही है। अब इसके बाद में जो नेपाल में जो हुआ ना, वो तो मैंने आप लोग को वीडियो को शुरुआत में बता ही दिया। अब असली जो यहां सोचने वाली बात यह है ना कि वहां का आंदोलन स्वस्फूर्त होने में क्यों शंका पैदा होता है। इसके लिए वहां के, जैसे कि अभी तो वहां के आंदोलनकारियों द्वारा वहां के सरकार को हटा दिया गया। अब सरकार को हटाने के बाद अभी सुशीला कार्की को अभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है और उन्हीं की बात चल रही है। लेकिन सुशीला कार्की के पहले कौन कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में लोगों के, वहां के आंदोलनकारियों का पसंद थे, इस पर जहां नजर डालेंगे ना तो आपका बहुत सारा डाउट दूर होगा। सबसे पहला अगर नजर डालेंगे ना तो बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर हैं और बालेंद्र शाह पूरी तरीके से विरोधी हैं। और अगर आप बालेंद्र शाह के ऑफिस में जाएंगे ना तो वहां आपको जो नेपाल का नक्शा मिलेगा उसमें हमारे देश के हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा भाग और उत्तराखंड का बहुत बड़ा भाग दिखाया गया है। और यही नहीं, जब चाइना और भारत के बीच में अभी लिपुलेख दर्रे को लेकर जब व्यापार की बात हुई थी तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि हमारे क्षेत्र से आप व्यापार करने वाले होते कौन है, जबकि वो लिपुलेख दर्रे का नेपाल से कोई लेना देना नहीं है, पूरी तरीके से भारत और चाइना का मैटर है। तो ये एक चीज को बताता है कि किस कदर बालेंद्र शाह भारत विरोधी हैं और कैसे भारत विरोधियों को मौका दिया जा रहा है। और ये अमेरिका के सपोर्टर है, जरा ध्यान रखिएगा, अमेरिका के सपोर्टर है। अब उसके बाद रवि लामिछाले जो भूतपूर्व डिप्टी पीएम रह चुके हैं और उनको जेल से छुड़ाया गया आंदोलन करके, जो कि उनको कोर्ट सजा दी थी और भ्रष्टाचार के आरोप में सजा काट रहे थे। अब वो किस तरीके से उनको छुड़ाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक भ्रष्टाचारी को हटाकर आप दूसरे भ्रष्टाचारी को बुला रहे हो। और ये भी अमेरिका के पक्के सपोर्टर है, अमेरिका के सपोर्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद में सुशीला जो कार्की है, इनको बारे में बता दूं कि इनके खिलाफ अभी कुछ साल पहले महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि ये कोर्ट की वहां की जज थी, न्यायाधीश है वहां की, नेपाल की मुख्य न्यायालय की। तो अब वहां की जज थी और इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। और कोई भी जज के खिलाफ ऐसे ही कोई मुंह उठाकर महाभियोग नहीं लाता, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत होते हैं। तो अब वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन हुआ और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग ही फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और एक चीज और जोड़ दूं, ये भी अमेरिका की कट्टर सपोर्टर है। तो अब थोड़ा दिन पहले जरा अमेरिकी टैरिफ की बात कर लेते हैं, सब कनेक्शन भी जोड़ूंगा मैं। अमेरिकी टैरिफ जब भारत पर लगा तो भारत इस चीज को लेकर विरोध किया और टाइट रहा कि मेरे को आपके साथ मतलब दबाव में व्यापार नहीं करना। और अमेरिका धमकी दे रहा था भारत को और चाइना को ऊपर वही था। तो इस तरीके से चाइना और भारत, चीन और भारत की जो दुश्मनी जग जाहिर है और दोनों एक दूसरे पर, दोनों देश एक दूसरे विश्वास नहीं करते, लेकिन डीलिंग के सही ही अभी चीन और भारत ना एक दूसरे के करीब आए। अब एक करीब आए तो अब ये बात अमेरिका को जम नहीं रही थी। अब यहां ध्यान दीजिए,
चीन के सपोर्टर केपी शर्मा ओली, जो भी प्रधानमंत्री जिनको अभी अभी आंदोलनकारियों द्वारा खदेड़ा गया और उनके खिलाफ आंदोलन हुआ, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। कौन? चीन के सपोर्टर को सीधे वहां से भगा दिया गया और अमेरिका के सारे सपोर्टर मुख्य पदों पर बैठ गए। और जो आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के विरोध में, और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सीधे कूड़ेदान में चला गया। बालेंद्र शाह अमेरिका के सपोर्टर, अब उनको तो बनने नहीं दिया गया। और अभी जो रवीला जो हैं, जो रवि जी है, उनको, वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में थे, वो भी दौड़ में चढ़ रहे थे। और इसके बाद में अभी जो सुशीला कार्की है, ये तो भ्रष्टाचार के आरोपी है पूरी तरीके से, लेकिन इनको ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया गया। अब तो ये मैटर नहीं है भ्रष्टाचार का, ये मैटर है अमेरिका सपोर्टर और चीनी सपोर्टर का। और चीनी सपोर्टर को हटा दिया गया और अमेरिकी सपोर्टर सब बैठ गए। मतलब इस बात से इनकार नहीं है कि अमेरिका जिस तरीके से बांग्लादेश के मामलों में इंटरफेयर करके बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके अपने मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया। कौन था मोहम्मद यूनुस? कौन जानता है किसी को? और उसी तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को हटाकर वहां पर शाहबाज की सरकार को ला दिया, जो शाहबाज कोई जन उतना लोकप्रिय नहीं है। और यही चीज, हालांकि श्रीलंका उसके चक्कर में, चाइना के चक्कर में गया था, और उसके बाद में मालदीव से ले देकर भारत का रिश्ता ले देकर सुधरा था, हालांकि वो भी चाइना का चक्कर था, उसको इसमें नहीं लूंगा। अब यहां पर देखेंगे कि अमेरिका का एंगल अच्छी तरीके से आ रहा है, क्योंकि चाइनीज जो सपोर्टर हैं वो हट गए, अमेरिकी सपोर्टर आ गए। अब यहां पर केपी शर्मा ओली चाहे भ्रष्ट हो, चाहे जो भी हो, कम से कम वहां की जनता ने उन्हें वोट देकर चुना तो। लेकिन यहां पर सुशीला कार्की एक मुख्य न्यायाधीश है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की आरोपी है। अगर इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो यहां पर कौन सा जनता के लोकप्रियता कारण आई है, या जनता इन्हें पसंद कर रही है, या जनता के मत से आई है। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जब वहां की सरकार को, जब चुनी हुई सरकार को जब किसी आंदोलन के नाम पर बर्खास्त किया जाता है, तो उसके बाद में जो सरकारें बैठाई जाती है ना, वो कई सालों तक चुनाव नहीं होता। बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में 5 अगस्त 24 को शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को जबरदस्ती कुछ भीड़ के द्वारा वहां से हटा दिया गया, और जिसका कोई जनता से मतलब नहीं है, मोहम्मद यूनुस वहां बैठा हुआ है। तो ये लोकतंत्र के साथ इतना घिनौना मजाक नहीं हो सकता। उसी तरीके से अब यहां पर केपी शर्मा ओली जब छोड़ दिए हैं देश, और सुशीला जो कार्की है, अभी उनके खिलाफ बोलना और नहीं रहेगा। अभी सुशीला कार्की की तरफ जन समर्थन कितना बैठेगा, और जब तक सुशीला कार्की मतलब जन समर्थन ले न लेती है, उसके दिमाग में आ न जाए बात कि अब चुनाव कराना चाहिए, मैं जीत सकती हूं, तब तक चुनाव को टालते रहेगी और नेपाल में लोकतंत्र पेंडिंग रहेगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो में यही बताना चाह रहा हूं, वीडियो के सार के तौर पर, कि नेपाल का जो आंदोलन है, स्वस्फूर्त आंदोलन तो शुरू में था, या स्वस्फूर्त आंदोलन का माहौल तो बन रहा था, लेकिन इसको बहुत चालाकी के साथ में बाहरी शक्ति, मुख्य रूप से अमेरिका, इस बात की संभावना प्रबल है कि अपने हाथों में ले लिया और अपने लोगों को बैठा दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि चाइना के जो समर्थक है, केपी शर्मा ओली को देश से बाहर कर दिया गया। अब आप लोग के दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि इसमें चाइना के जो प्रधानमंत्री है उनको हटा दिया गया, तो क्या अब चाइना कुछ बोला क्यों नहीं? दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी चाइना कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि केपी शर्मा ओली चाइना के सपोर्टर हैं, और अभी चाइना बोलेगा तो तत्काल ये बात उठने लग जाएगा कि चाइना दूसरे देशों के माहौल में हाथ डालता है। अभी बनने दीजिए माहौल, अमेरिकी सपोर्टर प्रधानमंत्री बनेंगे, तब चाइना भी बहुत इन्वेस्ट करके रखा है नेपाल में। चाइना और अमेरिका का जो लड़ाई होगा, उसका भी पूरा का पूरा खराब माहौल का जनता पूरा भुगतान करेगी। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से एनालिसिस कैसा लगा, और ये आंदोलन का इस एंगल से एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।